हेलो हाय नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एसएससी सीजीएल 2026 के जीके जीएस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग एडुक्विटी के जीके जीएस के क्वेश्चन सीरीज में आज इकोनॉमिक्स के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द जीके 360 पर अवेलेबल होगी, आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, Which of the following schemes or initiative is conceptually different from the others in terms of its sectoral focus? निम्नलिखित में कौन सी योजना या पहल अपने क्षेत्रीय फोकस के संदर्भ में अन्य से वैचारिक रूप से भिन्न है? यानी कोई तीन समान है और एक उससे भिन्न है। पहला है NSWS। NSWS मीन्स नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम यह किसके लिए बनाया गया है? तो यह अप्रूवल के लिए बनाया गया है। अप्रूवल के लिए बनाया गया है। जैसे कोई भी व्यावसायिक स्वीकृतियां हो, कोई औद्योगिक निवेश है, तो उसके लिए एक सिंगल सिस्टम के द्वारा उसे अप्रूवल दिया जाए, इसके लिए NSDS बनाया गया है, NSWS। नेक्स्ट है लीड्स। लीड्स लॉजिस्टिक्स से संबंधित है। लॉजिस्टिक्स is across different states, is across different states। ठीक है, तो यह लॉजिस्टिक के लिए, लॉजिस्टिक की एफिशिएंसी के लिए, उसके व्यापार के ईज के लिए, यानी व्यापार के सुगमता के लिए इसे एक इंडेक्स के रूप में बनाया गया है, सूचकांक के रूप में, जिसे लीड्स कहा गया है। नेक्स्ट है गति शक्ति। आपको पता होगा PM गति शक्ति, जो कि एक नेशनल मास्टर प्लान है। नेशनल मास्टर प्लान है किसके लिए? तो मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, नेक्स्ट है PMFBY यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। यह एग्रीकल्चर से संबंधित है, किसानों के फसल बीमा से संबंधित है। अगर किसी मौसम के घटना के कारण या किसी आपदा के कारण किसान को फसल से नुकसान होता है, तो उसके लिए यह बीमा किया जाता है। 2016 में इस योजना को शुरू किया गया था। तो अब इसका राइट आंसर क्या होगा? आप देख सकते हैं, यह तीन जो है वह किसी न किसी रूप से ट्रेड और इंडस्ट्री से संबंधित है। अकेला डी जो है एग्रीकल्चर से संबंधित है, यानी डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की इकोनॉमिक रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन बोथ डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग कंट्रीज? कौन सी विकसित और विकासशील दोनों देशों में सरकार की एक प्रमुख आर्थिक भूमिका है? ऑप्शन है, केवल निजी फर्मों को विनियमित करना, केवल निर्यात को बढ़ाना, कानून बनाना और न्याय प्रदान करना, मुद्रा विनियमन में संलग्न होना। तो आपको पता है अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग, जो सरकार की प्रमुख जो प्रायोरिटी होती है, जो प्राथमिकता होती है, वह है संपत्ति के अधिकारों की रक्षा, संपत्ति के अधिकार की रक्षा, न्याय व्यवस्था को सुनिश्चित करना, न्याय व्यवस्था सुनिश्चित करना, साथ ही साथ बिना किसी भी व्यवधान के बाजार को नियंत्रित करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है सी, फ्रेमिंग लॉज एंड डिलीवरिंग जस्टिस, कानून बनाना और न्याय प्रदान करना। यह सरकार की एक प्रमुख आर्थिक भूमिका है। तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, व्हाट इज मीन्ड बाय मिक्स्ड इकोनॉमी? मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? आपको पता है भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है, जहां प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स दोनों का अस्तित्व है, यानी सी इसका राइट आंसर है। वैसी व्यवस्था जहां सिर्फ प्राइवेट सेक्टर पर बेस्ड होता है, उसे प्योर कैपिटलिस्ट कहा जाता है। प्योर कैपिटलिस्ट व्यवस्था होती है जहां ओनली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इनका वर्चस्व होता है। और प्योर सोशलिस्ट कहलाती है, प्योर सोशलिस्ट कहलाती है जहां सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, गवर्नमेंट जो है सब चीज़ों को नियंत्रित करती है। तो सी इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट है नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR पॉलिसी एम्स टू फोस्टर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन विच इज ए की ऑब्जेक्टिव। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार IPR नीति का उद्देश्य रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देना है। इसका एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ऑलरेडी क्वेश्चन में ही बताया गया है कि यह रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देता है। ऑप्शन देखते हैं। पेटेंट दाखिल करने को हतोत्साहित करता है, गलत है। IPR के लाभों के बारे में जन जागरूकता प्राप्त करता है, पैदा करता है। केवल परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करना, संधियों के उन्मूलन की वकालत करना। तो क्लियर है, इसका राइट आंसर होगा बी, क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस अबाउट IPR बेनिफिट्स। पब्लिक को अवेयर किया जाएगा कि नवाचार से क्या बेनिफिट हो सकता है, बौद्धिक संपदा के अधिकारों के बारे में लोगों की जागरूकता फैलाई जाती है। तो बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द विकसित भारत 2047 विजन द गवर्नमेंट एम टू मेक इंडिया ए डेवलप्ड नेशन बाय विच ईयर। विकसित भारत 2047 दृष्टिकोण के तहत सरकार भारत को किस वर्ष तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखती है? तो आपको पता है भारत जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ है। तो इसके 100 वर्ष पूरे होने पर, 100 वर्ष कब पूरा होगा? 2047 में। तो 2047 तक सरकार ने लक्ष्य रखा है कि भारत के स्वतंत्रता के 100 वर्ष के होने के उपलक्ष्य में एक डेवलप्ड नेशन के रूप में बदला जा सके। तो इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट है कथन कारण के प्रश्न है। कथन ये है कि आय में कमी होने पर भी मानव विकास सूचकांक बढ़ सकता है। कारण आर है जीवन प्रत्याशा और शिक्षा में सुधार आय में कमी की भरपाई कर सकता है। तो आपको पता होगा मानव विकास सूचकांक के बारे में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसके अंतर्गत जो प्रमुख इसके आयाम है उसमें आता है स्वास्थ्य, जिसमें आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी आती है, जीवन प्रत्याशा स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है। दूसरा है शिक्षा और तीसरा प्रमुख अंग है जीवन स्तर। तो यह 3 प्रमुख आयाम है जिसके आधार पर जो HDI इंडेक्स है उसका स्कोर काउंट होता है। तो पहला कहा गया है आय में कमी होने पर भी मानव विकास सूचकांक बढ़ सकता है। जीवन प्रत्याशा और शिक्षा में सुधार आय में कमी को भरपाई कर सकता है, यानी स्कोर को एडजस्ट किया गया है। ठीक है कि स्वास्थ्य और शिक्षा में अगर सुधार हो गया है तो आय में कमी को संतुलित किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो गया इसका ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन ऑफ ए। ठीक है, दोनों सही है। नेक्स्ट है वैश्विक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस EODB रैंकिंग में व्यवसाय शुरू करने में अधिकतम भार दिया गया था। रीजन है व्यवसाय शुरू करना उन 10 संकेतकों में से एक था जिन्हें ध्यान में रखा गया था। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है जो कि विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, जिसके अंतर्गत जो रैंकिंग है उसमें 10 इंडिकेटर्स को समान वेटेज दिया गया। ठीक है, किसी एक कोई एक इंडिकेटर को, जैसे कोई इंडस्ट्री को स्टार्ट करना, उसे अधिकतम भार नहीं दिया गया बल्कि सबको बराबर अंक दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए असत्य है और आर सत्य है, यानी डी इसका राइट आंसर। अगला सवाल विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आप देख रहे हैं इस पर सवाल अक्सर पूछा भी जाता है, लगातार रिपीट हो रहा है। तो विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को 2021 में बंद कर दिया गया था। इसके 2021 में बंद कर दिया गया था। क्यों बंद कर दिया गया था? तो हुआ क्या था कि 2018 और 2020 में 2018 और 2020 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में चीन और सऊदी अरब की रैंकिंग, चीन और सऊदी अरब की रैंकिंग, इसके डेटा में अनियमितता पाया गया था। सऊदी अरब के डेटा में अनियमितता पाया गया था, जिसकी वजह से डेटा में हेरफेर के आरोपों के कारण इसे निलंबित कर दिया गया। ठीक है, तो डेटा में हेरफेर के बाद से इसे बंद कर दिया गया है। तो राइट आंसर होगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन ऑफ ए। ठीक है, ए आर दोनों सत्य है, आर ए का सही व्याख्या करता है।
द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स प्राइमरली एसेस ए कंट्री एबिलिटी टू, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक किसी देश की किस क्षमता का आकलन करता है। तो यह किस प्रतिस्पर्धा का आकलन करता है, तो उद्यमों के प्रति जो प्रतिस्पर्धा है उसके प्रति जो इकोसिस्टम है उसके लिए यह कंपटीशन करता है, यानी बी इसका राइट आंसर है। क्रिएट इन्वायरमेंट फॉर इंटरप्राइज टू कम्पीट, उद्योग के प्रतिस्पर्धा करने के लिए वातावरण तैयार करना। यह जो कम्पिटिटिव इंडेक्स है यह वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा बने रहने के लिए कितना अनुकूल वातावरण है वह वातावरण प्रदान करता है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर। द इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2025 इज पब्लिश्ड बाय विच कंजर्वेटिव थिंक टैंक। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2025 किस रूढ़िवादी थिंक टैंक के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो यह प्रकाशित किया जाता है हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा। हेरिटेज फाउंडेशन इंडेक्स ऑफ फ्रीडम जारी करता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है, वाशिंगटन डीसी है। यह 1995 से एवरी ईयर यह रिपोर्ट प्रकाशित करता है। ठीक है, सेकंड है केट इंस्टीट्यूट। केट इंस्टीट्यूट का काम क्या है, तो यह भी फ्रेशर इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स जारी करता है, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स जारी करता है। ठीक है, लास्ट है ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन, जो प्रमुख है यह क्या है, यह अमेरिका सार्वजनिक नीति अनुसंधान संस्थान है, सार्वजनिक नीति रिसर्च इंस्टीट्यूट है, अनुसंधान संस्थान पब्लिक पॉलिसी का। तो राइट आंसर हो गया बी, हेरिटेज फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गिव द स्कार्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा किसने दी है। ऑप्शन है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ का वेल्थ ऑफ डेफिनेशन धन का विज्ञान का सिद्धांत है, धन का विज्ञान का सिद्धांत है। पीए सैमुअल्सन, इन्होंने विकासोन्मुख परिभाषा दी है, ग्रोथ डेफिनेशन दिया है। पीए सैमुअल्सन का ग्रोथ डेफिनेशन दिया गया है। नेक्स्ट है अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल भौतिक कल्याण का विज्ञान, भौतिक कल्याण का विज्ञान की परिभाषा दी गई है, कल्याण के विज्ञान की परिभाषा। लास्ट है लियोनेल रॉबिन्सन, इन्होंने ही अपनी पुस्तक में अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा दी है, अर्थशास्त्र के दुर्लभता संबंधी परिभाषा, स्कार्सिटी की डेफिनेशन। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर है डी, लियोनेल रॉबिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई नेशन फेल्स। व्हाई नेशन फेल्स इज को-ऑथर्ड बाय डैरेन एकेमोग्लू एंड, बताना है व्हाई नेशन फेल के सहलेखक डैरेन एकेमोग्लू हैं और एक तीसरा आदमी कौन है। तो सबसे पहले व्हाई नेशन फेल जो है वह जेम्स रॉबिन्सन के द्वारा, जो थर्ड पर्सन है जेम्स रॉबिन्सन है, इनकी पुस्तक है व्हाई नेशन फेल, जिसमें 3 लोगों ने काम किया है। पहला रॉबिन्सन, दूसरा डैरेन एकेमोग्लू और एक तीसरा नाम है साइमन जॉनसन, एक थर्ड नाम है साइमन जॉनसन। इन तीनों को अर्थशास्त्र का नोबेल मिला था, इकोनॉमिक का नोबेल मिला था। कब मिला था, 2024 में। ठीक है, तो राइट आंसर होगा सी, जेम्स रॉबिन्सन। द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन वाज लॉन्च इन इंडिया। भारत में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन किस वर्ष शुरू की गई थी, तो यह 2020-25 के फाइनेंशियल वित्त वर्ष 2020 और 25 की अवधि के लिए शुरू किया गया था। 2020 में इसे स्टार्ट किया गया था, जिसके अंतर्गत देश भर में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचे के लिए लगभग 111 करोड़ का निवेश किया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर था डी, 2020।
नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग इंडियन स्टेट केरला वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस आफ्टर द इंडिपेंडेंस वे आर सक्सेसफुल इन विच ऑफ द एबव। निम्नलिखित भारतीय राज्यों पर विचार कीजिए। केरल पश्चिम बंगाल स्वतंत्रता के बाद शुरू किए गए भूमि सुधार उपरोक्त में से किन राज्यों में सफल रहे। तो स्वतंत्रता के बाद पूरे भारत में भूमि सुधारों का कार्यक्रम किया गया, जिसके अंतर्गत केरल पश्चिम बंगाल इन सबों में बटाईदारों के अधिकारों के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन वर्गा। ऑपरेशन वर्गा जो है वह पश्चिम बंगाल में चला था, वेस्ट बंगाल में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से। जैसे केरल में काश्तकारी सुधार और भूमि सीलिंग चलाया गया था, काश्तकारी सुधार और भूमि सीलिंग। इसका पर्पस सीधा यही था कि किस तरह से भूमि सुधार को अत्यधिक सफल बनाया जाए, जो योग्य लोग हैं उन्हीं के हाथों में भूमि को दिया जाए। तो इसका राइट आंसर होगा सी, बोथ 1 और 2 दोनों। द टारगेट ऑफ नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी इज टू इम्प्रूव इंडियाज लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग टू एमंग टॉप 25 कंट्रीज बाई। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का लक्ष्य भारत की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो रैंकिंग है उसे शीर्ष 25 देशों में किस वर्ष तक लाना है। यानी भारत को लॉजिस्टिक में टॉप 25 देशों की लिस्ट में लाना है। तो इसके लिए लक्ष्य रखा गया है 2030 तक का। 2030 तक विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, यह विश्व बैंक जारी करता है। तो भारत का लक्ष्य है टॉप 25 देशों के सूची में आना, टॉप 25 के लिस्ट में आना। ठीक है, तो बी 2030 इसका राइट आंसर। व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के बाद भारत में भूमि सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन है भूमि जोतों के स्वामित्व में परिवर्तन करना, शहरीकरण को बढ़ाना, कृषि में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाना, या बेहतर अनुपालन के लिए सभी भूमि जोतों को निजी कंपनियों को बेचना। तो इसका राइट आंसर था टू चेंज इन द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग। स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार का प्राथमिक उद्देश्य था सामंती व्यवस्था को समाप्त करना, सामंती व्यवस्था को समाप्त करना, बिचौलियों का उन्मूलन करना, बिचौलियों का उन्मूलन करना और सामाजिक न्याय और समानता स्थापित करना, सामाजिक न्याय और समानता स्थापित करना। तो इसमें क्या हुआ कि किसानों को मालिकाना हक दिया गया, भूमि का मालिकाना हक किसान को दिया गया, भूमि का मालिकाना हक। ठीक है, तो राइट आंसर है ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग पब्लिक गुड्स। सार्वजनिक वस्तुओं के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला है कपड़े सार्वजनिक वस्तु का उदाहरण है, इसे बाजार तंत्र के माध्यम से प्रदान किया जा सकता है, इसे व्यक्तिगत उपभोक्ताओं और उत्पादकों के बीच लेन देन के द्वारा प्रदान किया जा सकता है। सामान्यतः सार्वजनिक वस्तुओं के लाभ सभी के लिए उपलब्ध होते हैं। ऑब्वियस है, गवर्नमेंट की कोई भी वस्तु है या सेवा है तो वो सबके लिए होती है, पब्लिक होती है। तो डी इसका राइट आंसर है, जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है वह सभी के लिए है। तो डी इसका राइट आंसर है। As of October 2024, which of the following is not recognized as a category under the प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अक्टूबर 2024 तक किसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत एक श्रेणी के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। तो बहुत अच्छा सवाल है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 3 श्रेणियां बनाई गई थी, 3 श्रेणी बनाई गई थी। ठीक है, जिसमें पहला था शिशु। शिशु के अंतर्गत 50,000 तक का ऋण जो है इजीली दिया जाता था। 50,000 इसमें ऋण दिया जाता था, लोन दिया जाता था। तो 50,000 तक के लिए शिशु टर्म यूज किया गया था। दूसरा था किशोर। किशोर में 50,000 से 5 लाख तक, 50,000 से 5 लाख तक का लोन दिया जाता था। और तीसरा है तरुण। तरुण के अंतर्गत 5 लाख से 10 लाख तक। हालांकि बजट 2024 में
बजट 2024 में जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को 20 लाख तक का ऋण दिया गया था। तो राइट आंसर होगा, आपको पहले बताया, शिशु, किशोर और तरुण, यह इसके पार्ट थे, युवा इसके पार्ट नहीं थे, तो डी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ऑफ नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022? इंक्रीज लॉजिस्टिक कॉस्ट, फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीज लॉजिस्टिक कॉस्ट, सेकंड है टू डेवलप ए डेटा ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो ऑब्वियस है लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 का लक्ष्य था लॉजिस्टिक के लागत में वृद्धि करना, गलत है, इसका लागत में कमी करना। डेटा आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली को विकसित करना, तो दूसरा पॉइंट सही है, पहला गलत है। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा केवल 2, ओनली 2। इन द कंटेक्स्ट ऑफ पब्लिक गुड्स व्हाट डज नॉन रिवेलरस स्टैंड्स फॉर? सार्वजनिक वस्तुओं के संदर्भ में नॉन रिवेलरस का क्या अर्थ है? नॉन रिवेलरस का मतलब क्या हुआ? इसका हिंदी ही है कि एक दूसरे से मतलब कोई झगड़ा नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। ऑप्शन पढ़ने से ही क्लियर हो जाए। एक व्यक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति के उपयोग को कम करना, एक व्यक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति के उपयोग को कम नहीं करना, वस्तु एक गिफन वस्तु है या वस्तु केवल नौकरशाहों के लिए उपलब्ध है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी, वन पर्सन यूज डज नॉट रिड्यूस अनदर यूज। अगर कोई आदमी, कोई एक व्यक्ति किसी वस्तु का उपभोग कर रहा है तो उसे दूसरे की उपलब्धता में कोई कमी नहीं आएगी। जैसे नेशनल सिक्योरिटी, इसे किसी दूसरे व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जो स्ट्रीट लैंप लगी है, सार्वजनिक जो वस्तुएं हैं, उसमें अगर कोई एक व्यक्ति इसका यूज कर रहा है तो दूसरे का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी इन्वॉल्व्स ग्रुप ऑफ एक्टिविटी रिलेटेड विथ एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल डायरेक्टली फ्रॉम नेचर। अर्थव्यवस्था डैश के क्षेत्र में प्रकृति से सीधे कच्चे माल के निष्कर्षण से संबंधित गतिविधियों का समूह शामिल होता है। तो आपको पता है प्रकृति से सीधे कोई भी संसाधनों का दोहन किया जाता है, उसका निष्कर्षण किया जाता है, वह कृषि वानिकी, मत्स्य पालन और खनन के अंतर्गत आता है। मत्स्य के साथ साथ खनन के अंतर्गत आता है। तो यह प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है, यानी ए इसका राइट आंसर है। द्वितीयक क्षेत्र में वो आते हैं जिसमें कच्चे माल का निष्कर्षण किया जाता है। कच्चा माल का निष्कर्षण करके या उसका विनिर्माण करके या उसका प्रसंस्करण करके कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाया जाता है। और तृतीयक में आता है सर्विसेज, कोई सर्विस जैसे परिवहन, बैंकिंग, ये सब तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ए इसका राइट आंसर होगा। द एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी? मूंगफली से तेल निकालना अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के आर्थिक गतिविधि का उदाहरण है? तो आप देख सकते हैं यहाँ मूंगफली क्या है, वह प्राथमिक उत्पाद है, यानी कृषि क्षेत्र से संबंधित है मूंगफली। अब उससे तेल निकालना यह द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी यह उद्योग से संबंधित है, विनिर्माण से संबंधित है या प्रोसेसिंग से संबंधित है, तो यह सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आएगा। द एग मार्क इज द सर्टिफिकेशन मार्क ऑफ डैश इन इंडिया। भारत में एग मार्क किसके लिए प्रमाण चिन्ह है? तो एग मार्क यह बताता है कि कोई प्रोडक्ट जो है वह कृषि उपज अधिनियम के तहत बना गया है, यानी यह एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में बताता है। तो सी इसका राइट आंसर है। औद्योगिक उत्पाद के लिए आईएसआई मार्क होता है। आईएसआई मार्क यह औद्योगिक उत्पाद के लिए होता है, ठीक है। खाद्य उत्पाद के लिए, खाद्य यानी खाने पीने के लिए जो उत्पाद होते हैं उसके लिए FSSAI, ठीक है, यह मार्क होता है। तो राइट आंसर होगा सी। दीपक पारेख कमेटी टू लुक इनटू वेरियस एस्पेक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल हाउसिंग बाय सेटअप इन विच ईयर। किफ़ायती हाउसिंग उपलब्ध कराने के लिए दीपक पारेख समिति का गठन किया गया था, तो यह किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा दीपक पारेख कमेटी का संबंध शहरी क्षेत्रों में किफ़ायती आवास से है। तो यह 2008 में एक टास्क फोर्स के साथ गठन किया गया था इसका।
2008 में टास्क फोर्स के साथ इसका गठन किया गया था। भारत सरकार के आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के द्वारा उस समय था, अब तो नेशनल अर्बन मिनिस्ट्री कहलाता है, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय। तो ए इसका राइट आंसर है। What was the aim behind evolution of intermediaries in land reforms in India? भारत में भूमि सुधारों के दौरान बिचौलियों के उन्मूलन के पीछे का उद्देश्य क्या था? तो भूमि सुधार के दौरान बिचौलियों को हटाया गया। इसके पीछे का उद्देश्य था, बिचौलियों क्या करते थे? तो ये किसान का शोषण करते थे। ठीक है, तो राइट आंसर होगा सी, टू एस्टेब्लिश ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टेनेंट्स एंड द गवर्नमेंट, काश्तकार और सरकारों के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करना। सी इसका राइट आंसर है। When a company hire regular service from external sources which was previously provided internally is known as, जब कोई कंपनी ऐसे नियमित सेवा बाहरी स्रोतों से प्राप्त करती है जो पहले आंतरिक रूप से प्रदान की जाती थी, इसे क्या कहते हैं? तो इसे आउटसोर्सिंग कहा जाता है। कोई कंपनी जब कोई सेवा बाहर से परचेज करती है या खरीदती है, जैसे आईटी सपोर्ट हो गया, कस्टमर केयर हो गया, तो इसे कहा जाता है आउटसोर्सिंग। तो ए इसका राइट आंसर होगा। दिस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी एक्टिविटीज इन्वॉल्व प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल ड्रिवन फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर इनटू प्रोडक्ट्स फॉर सेल फॉर कंजम्पशन। विच सेक्टर? आर्थिक गतिविधि के इस क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल को बिक्री या उपयोग के लिए उत्पादों में संसाधित करना शामिल होता है। अभी बताया कि प्राथमिक उत्पाद है, जैसे एग्रीकल्चर से कोई प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है तो नेचर से वो प्राप्त हुआ है, उससे कुछ दूसरा प्रोडक्ट बनाया जाता है, जैसे उसका बाय प्रोसेसिंग करके, जैसे गन्ना से चीनी बनाया गया, कपास से कपड़ा बनाया गया, तो यह द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी ए इसका राइट आंसर। तो ये था इकोनॉमिक्स के सेकंड वीडियो का डिटेल एक्सप्लेनेशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।